ये देखो है 2025 का मॉडल पेपर। ठीक है, आप लोगों का 2025 में हिंदी का पेपर होगा। कहने का मतलब है जितनी भी स्टूडेंट 2025 में अपना हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो उन सभी के सभी बच्चों के लिए यह जो मॉडल पेपर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम इस मॉडल पेपर को इसलिए सॉल्व करवाने जा रहे हैं क्योंकि यही वाला मॉडल पेपर इस बार आप लोगों को पेपर में देखने को मिलेगा। देखो, कोड जो रहने वाला है 805 HF। ठीक है, 805 HF ये आपका कोड रहेगा। सबसे पहले देखो पेपर देने जाएं तो सबसे पहले जैसे ही आप लोगों को ये वाला मॉडल पेपर दिया जाए, जब आप लोगों को ये वाला मॉडल पेपर दिया जाए जिसका कोड है 805 HF, है ना, ये वाला जब आप लोगों को कोड दिया जाए तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, नंबर 1 पर स्टार्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर अपना अनुक्रमांक भर देना है। ठीक है, अगर आप लोग अपना अनुक्रमांक नहीं भरेंगे तो आप लोगों के नंबर काट लिए जाएंगे, है ना। तो आप लोगों को अनुक्रमांक जरूर भरना है। यहाँ पर अपना नाम लिखना है, जिसमें देखो मुद्रित पृष्ठों की संख्या 12 बताई गई है ना। आप देखो सबसे पहले देखो क्या करना है, समय कितना रहेगा, तो देखो समय के बारे में बात करते हैं। समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा, और जिसमें से पूर्णांक जो रहने वाला है, पूर्णांक आपका 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा, है ना। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके 70 यानी कि 100 नंबर पक्के हो जाएंगे, है ना। तो ये जो मॉडल पेपर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। फिर देखो यहाँ पर हमसे कहा गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। जो प्रारंभ के जो 15 मिनट जो होंगे, आप लोगों को 15 मिनट स्टार्टिंग यानी कि शुरुआती के जो 15 मिनट होंगे वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए। चलो फिर और आगे बात करते हैं। अब देखो यहाँ से और आगे बात करते हैं। फिर यहाँ से देखो आप लोगों के सामने दिया गया निर्देश, है ना। तो निर्देश को पढ़ेंगे और निर्देश देखते हैं क्या क्या निर्देश। तो निर्देश को पढ़ेंगे। निर्देश में देखो क्या कह रहा है, 15 मिनट में आप लोगों को निर्देश को पढ़ना है, सही से पढ़ना निर्देश। तो निर्देश नंबर 1 देखो कह रहा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। निर्देश नंबर 2 कह रहा है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड आ और खंड बा में विभक्त होगा। जो खंड आ और खंड बा में विभक्त होगा। जो आप लोगों का जो हिंदी का जो पेपर होगा ये खंड आ और खंड बा में होगा, है ना। जो खंड आ जो होगा, देखो निर्देश नंबर 3 पढ़ेंगे। निर्देश नंबर 3 को पढ़ेंगे कि खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनके सही उत्तर आप लोगों को OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट कलम से विकल्प द्वारा गोले को पूर्ण रूप से काला करके चिन्हित करना है। फिर देखो बात करते हैं। अब देखो निर्देश नंबर 4 को पढ़ेंगे कि खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। जो खंड आ के जो प्रश्न होंगे वो बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जिनके उत्तर आप लोगों को प्रदत्त OMR, जो OMR आप लोगों को वहीं पर ही एग्जाम सेंटर में ही आप लोगों को OMR दे दिया जाएगा। वहीं पर ही आप लोगों से कहा जाएगा कि OMR पर ही उत्तर दें। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटें नहीं, अथवा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। फिर देखो निर्देश नंबर 5 कह रहा है कि प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। निर्देश नंबर 6 कह रहा है कि खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। और निर्देश नंबर 7 कह रहा है, देखो 7 नंबर कह रहा है कि खंड बा में सभी प्रश्नों को उत्तर एक साथ दें। इतना आप लोगों ने समझ लिया। तो फिर और आगे बात करते हैं। देखो फिर हम और आगे बात करते हैं। आगे देखो फिर हमसे कहा गया है, निर्देश नंबर 8 को पढ़ेंगे। निर्देश नंबर 7, है ना, कि खंड बा में सभी प्रश्नों को उत्तर एक साथ दें। और निर्देश नंबर 8 कह रहा है कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न आता हो उस पर समय नष्ट ना करें। तो इस पर देखो यहाँ पर कह रहा है कि जितने भी प्रश्न आप लोगों को आ रहे हैं, यानी कि प्रथम प्रश्न से आप लोगों को आरंभ करना है और अंतिम प्रश्न तक आप लोगों को करते चले जाना है। तो प्रथम प्रश्न से आरंभ करना और अंतिम प्रश्न तक करते चले जाना है। जो प्रश्न आप लोगों को ना आता हो उस पर समय नष्ट बिल्कुल भी ना करें। चलो यहाँ से और आगे बात करते हैं। फिर देखो अब यहाँ से देखो आप लोगों के प्रश्न स्टार्ट होंगे। खंड आ, अब यहाँ से देखो आप लोगों का खंड आ स्टार्ट होगा। और खंड आ में देखो सबसे पहले देखो आप लोगों से क्या कहा जाएगा। तो खंड आ में देखो कह रहा है कि जो कि देखो खंड आ में देखो
कि खंड आ में आप लोगों से बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, जो कि 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न होगा खंड आ में। एक प्रश्न जो होगा 1 नंबर का होगा, जो खंड आ जो रहेगा 20 नंबर का खंड आ रहने वाला है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 1 के बारे में कि कंकाल के लेखक कौन है। कंकाल के लेखक कौन है? ए ऑप्शन दिया जैनेन्द्र, बी ऑप्शन दिया जयशंकर प्रसाद, सी ऑप्शन दिया प्रेमचंद्र और डी ऑप्शन दिया यशपाल। और ये जो प्रश्न है पेपर में 1 नंबर का आएगा, है ना। तो ये जो प्रश्न है पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आने वाला है। और फिर इसके बाद देखो, और तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। तो इस तरीके के देखेंगे प्रश्न नंबर 1 है कि कंकाल के लेखक कौन है, तो इसका मेरा राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। और फिर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में। अब देखो प्रश्न नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि उसने कहा था किस विधा की रचना है। देखो यहाँ पर कह रहा है कि उसने कहा था किस विधा की रचना है। ए ऑप्शन दिया कहानी विधा की रचना है, बी ऑप्शन दिया उपन्यास विधा की रचना है, सी ऑप्शन दिया नाटक विधा की रचना है और डी ऑप्शन दिया आत्मकथा विधा की रचना है। जो कि पेपर में सीधा 1 नंबर का टच करेगा, है ना। जो कि पेपर में सीधा 1 नंबर का प्रश्न आएगा ये वाला। तो स्टूडेंट ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ कि उसने कहा था किस विधा की रचना है। आप लोग इसका मुझे कमेंट में आंसर करके बताओ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जब तक के लिए हम और आगे बात करते हैं, और आगे देखो देख लेते हैं। अब फिर इसके बाद हम और आगे बात करते हैं। अब मैंने यहाँ पर आप लोगों के कितने नंबर कंप्लीट करवा दिए? मैंने आप लोगों के यहाँ पर, मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों के 2 नंबर कंप्लीट करवा दिए। अब देखो बात करते हैं इस प्रश्न के बारे में, है ना। तो अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में कि सेवा सदन, है ना। प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है। सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है? पेपर में 1 नंबर का आएगा। ए ऑप्शन दिया जैनेन्द्र, बी ऑप्शन दिया यशपाल, सी ऑप्शन दिया प्रेमचंद्र और डी ऑप्शन दिया जयशंकर प्रसाद। यहाँ पर हम आप लोगों से भी 1 या 2 प्रश्न पूछेंगे ताकि हमको ये देखना कि आप लोगों की जो तैयारी है कितनी अच्छी चल रही है ना। तो आप लोगों को साथ साथ में कमेंट में करके भी बताना है जो मैं प्रश्न आप लोगों से पूछूं। तो सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र। चलो इसका प्रेमचंद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है कि गबन विधा की रचना है। देखो गबन विधा की रचना है। ए ऑप्शन दिया एकांकी, बी ऑप्शन दिया नाटक, सी ऑप्शन दिया नाटक और डी ऑप्शन दिया उपन्यास। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा ये वाला, है ना। तो 1 नंबर का प्रश्न, 1 नंबर का आएगा प्रश्न। और फिर देखो इसका अगर जो आंसर है, इसका अगर राइट आंसर के बारे में बात करें तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर उपन्यास सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपन्यास। फिर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 के बारे में। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हो जाएंगे। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं ये किस युग के लेखक हैं? ए ऑप्शन दिया शुक्ल युग के लेखक हैं, बी ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं, मतलब किसी युग के लेखक नहीं है, सी ऑप्शन दिया द्विवेदी युग के लेखक हैं और डी ऑप्शन दिया भारतीय युग के लेखक हैं। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं, ये मेरा इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्ल युग। तो आचार्य रामचंद्र जो हैं ये शुक्ल युग के लेखक हो जाएंगे। तो 5 नंबर मैंने आप लोगों के कंप्लीट करवा दिए। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 के बारे में कि तितली कृति की विधा क्या है। तितली जो है किस कृति की, मतलब तितली कृति की विधा बतानी है ना। जिसमें से ऑप्शन दिया है कहानी विधा की रचना है, बी ऑप्शन दिया है जीवनी विधा की रचना है, सी ऑप्शन दिया उपन्यास विधा की रचना है, डी ऑप्शन दिया कि आत्मकथा विधा की रचना है। तो चलो ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। जो प्रश्न नंबर जो 6 है आप लोग मुझे इसका कमेंट में आंसर करके बताओ, है ना। आप लोग मुझे कमेंट में इसका आंसर करके बताना है जो प्रश्न नंबर 6 का आंसर क्या होगा। तो जब तक के लिए हम और आगे बात करते हैं। चलो यहाँ से देखो प्रश्न नंबर 7 के बारे में बात करेंगे। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि त्रिवेणी में कौन सा समास होगा। ए ऑप्शन दिया द्विगु समास, बी ऑप्शन दिया बहुब्रीहि समास, सी ऑप्शन दिया कर्मधारय समास, डी ऑप्शन दिया द्वंद्व समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिवेणी में हमेशा द्विगु समास होता है। तो द्विगु समास को सही करेंगे, त्रिवेणी में द्विगु समास होता है। फिर हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 8 के बारे में। प्रश्न नंबर 8 करें कि रामचरितमानस में कुल खंडों की संख्या कितनी होती है। पेपर में 1 नंबर का आएगा। ए ऑप्शन दिया 8, बी ऑप्शन दिया है 9 और सी ऑप्शन दिया 7 और डी ऑप्शन दिया 11 है। तो रामचरितमानस में 7 संख्या होती है, 7 नोट करेंगे। अब और आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 के बारे में। देखो प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे।
प्रश्न नंबर 9 को देखने वाले हैं। हम प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि रोला में कितने चरण होते हैं। देखो ए ऑप्शन दिया रोला में 2 चरण होते हैं, रोला में 6 चरण होते हैं, बी ऑप्शन दिया रोला में 4 चरण होते हैं, सी ऑप्शन दिया है और की रोला में डी ऑप्शन दिया 8 चरण होते हैं। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा रोला में 4 चरण होते हैं, है ना। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 के बारे में। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि बिहारी किस युग के लेखक हैं। तो बिहारी जो है किस युग के लेखक हो जाएंगे। तो देखो पेपर जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर है, जो कि आपके पेपर में सीधा फंसने वाला है। और यही वाला आपका सीधा ये वाला पेपर आपको मिलेगा पेपर में जब आप पेपर देने जाएंगे। तो बिहारी जो है किस युग के लेखक हैं, तो इसका सीधा अगर हम डायरेक्ट आंसर के बारे में बात करें तो बिहारी जो हो जाएंगे रीत काल के कवि हो जाएंगे, है ना। जिसमें देखो आधुनिक काल दिया है और आपका भक्ति काल दिया है, सी डी ऑप्शन दिया है आदिकाल। लेकिन पेपर में जो प्रश्न है 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 के बारे में। प्रश्न नंबर 11 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 को देखने वाले हैं कि प्रश्न नंबर 11 हमसे क्या कह रहा है कि देखो प्रश्न नंबर 11 को देखेंगे कि अमीर खुसरो जो है कवि हैं। अमीर खुसरो जो है किस काल के कवि हैं। ए ऑप्शन दिया आदिकाल के कवि हैं, बी ऑप्शन दिया है भक्ति काल के कवि हैं, सी ऑप्शन दिया रीत काल के कवि हैं, डी ऑप्शन दिया आधुनिक काल के कवि हैं। चलो मुझे प्रश्न नंबर जो 11 है इसका मुझे कमेंट में आंसर करके बताओ कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, है ना। कमेंट में आंसर करके बताओ कि प्रश्न नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा। जब तक हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 के बारे में कि छायावादी महाकाव्य, छायावादी महाकाव्य कौन सा है। तो ए ऑप्शन दिया प्रिय प्रवास, बी ऑप्शन दिया पद्मावत, सी ऑप्शन दिया साकेत, डी ऑप्शन दिया कामायनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कामायनी इसका सही हो जाएगा। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 के बारे में। प्रश्न नंबर 13 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 13 करें कि साहित्य लहरी रचना के रचनाकार कौन है। साहित्य लहरी जो रचना है इसके रचनाकार कौन है। ए ऑप्शन दिया है कबीरदास है, बी ऑप्शन दिया मीरा है, सी ऑप्शन दिया तुलसीदास, डी ऑप्शन दिया सूरदास। पेपर में 1 नंबर का बनेगा। देखो मैंने आप लोगों के 13 नंबर कंप्लीट करवा दिए, है ना। बचे 7 नंबर, तो वो भी मैं आप लोगों के अभी कंप्लीट करवा रहा हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरदास। तो साहित्य लहरी के रचनाकार कौन हो जाएंगे, तो सूरदास इसके राइट आंसर हो जाएंगे। फिर देखो और हम आगे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 14 के बारे में बात करेंगे। देखो प्रश्न नंबर 14 देखो क्या करें हमसे कि सम्मान में कौन सा उपसर्ग होगा। सम्मान में कौन सा उपसर्ग होगा। ए ऑप्शन दिया सम उपसर्ग होगा, बी ऑप्शन दिया मान उपसर्ग होगा, सी ऑप्शन दिया आ उपसर्ग होगा और डी ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। पेपर में 1 नंबर का आएगा। और फिर इसके अगर हम आंसर के बारे में बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सम। तो पेपर देखो सम्मान में सम उपसर्ग होगा। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 के बारे में कि कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। पेपर में 1 नंबर का आएगा। अब देखो ए ऑप्शन दिया पंकज, बी ऑप्शन दिया अम्बुद, सी ऑप्शन दिया जलद और डी ऑप्शन दिया नीरद। तो कमल का अगर हम पर्यायवाची शब्द के बारे में बात करें तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, है ना। फिर देखो आगे बात करते हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराय में कौन सा अलंकार हो जाएगा। ए ऑप्शन दिया रूपक अलंकार, बी ऑप्शन दिया है श्लेष अलंकार और सी ऑप्शन दिया अनुप्रास, डी ऑप्शन दिया उपमा अलंकार। तो चरण कमल बंदो हरिराय में हमेशा रूपक अलंकार होता है ना। तो रूपक अलंकार आप लोगों का ए ऑप्शन पूरा सही हो जाएगा। और फिर हम बात करते हैं आगे। आप देखो यहाँ से प्रश्न नंबर 17 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 17 को देखेंगे कि प्रश्न नंबर 17 हमसे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि मृग नयन में कौन सा समास होता है। जो मृग नयन है, मृग नयन में कौन सा समास होता है। ए ऑप्शन दिया कर्मधारय समास, बी ऑप्शन दिया है बी ऑप्शन दिया द्विगु समास, सी ऑप्शन दिया द्वंद्व समास, डी ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो मृग नयन में हमेशा कर्मधारय समास होता है। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 के बारे में कि युष्मत की विभक्ति एवं वचन बताइए। चलिए ये प्रश्न जो प्रश्न नंबर 18 जो है ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। आप लोग मुझे इस प्रश्न का आंसर मुझे कमेंट में करके बताओ, है ना। तो जब तक के लिए हम आगे बात करते हैं कि प्रश्न नंबर 19 के बारे में बात करते हैं कि क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले पद को कहते हैं, है ना। क्रिया की जो विशेषता जो बताते हैं उनको हम क्या कहेंगे। तो ए ऑप्शन दिया क्रिया विशेषण कहेंगे, बी ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं, सी ऑप्शन दिया विशेषण कहेंगे, डी ऑप्शन दिया प्रविशेषण कहेंगे। तो अगर हम इसके आंसर के बारे में बात करें तो इसका मेरा राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण, है ना। तो क्रिया विशेषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखो और आगे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 20 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 20 को देखेंगे कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो चलो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं तो मुझे इसका आंसर मुझे कमेंट में करके बताओ।
सभी के सभी बच्चे मुझे इसका आंसर कमेंट में करके बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? 20 नंबर मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। जो 20वां जो प्रश्न है ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। तो जब तक के लिए मैं और आगे बात करता हूँ खंडवा के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं खंडवा। सबसे पहले क्या करेंगे, खंडवा को पढ़ेंगे और खंडवा में क्या होगा कि आप लोगों से 50 नंबर का खंडवा पूछा जाएगा, जिसमें से देखो सबसे पहले अगर हम बात करें कि 50 नंबर का खंडवा आएगा, है ना। तो 50 नंबर, जिसमें से देखो सबसे पहले बात करेंगे 6 नंबर का गद्यांश पूछा जाएगा पेपर में। कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले क्या करना है, इस गद्यांश को पढ़ना है और इस गद्यांश को पढ़ करके, ठीक है, इस गद्यांश को पढ़ करके फिर इस पर आधारित जो हमसे 3 प्रश्न जो पूछे गए हैं उनका फिर हमें उत्तर बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पहले पढ़ेंगे और पढ़ करके फिर हमें से जो 3 जो उत्तर ये जो दिया है, जो 3 प्रश्न दिए गए फिर हमें इनके उत्तर देने हैं, है ना। तो सबसे पहले इसको पढ़ेंगे कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है, ठीक है। इस गद्यांश को पढ़ने के बाद फिर हमसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे कि उपयुक्त गद्यांश का मतलब गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। फिर हमसे पूछा जाएगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। फिर हमसे पूछा जाएगा कि किन लोगों के संगत करना हमारे लिए बुरा है ना। तो देखिए ये प्रश्न अगर आप लोगों को आता है तभी आप लोग इस प्रश्न का उत्तर लिखें, है ना। अगर आप लोगों को ये प्रश्न नहीं आता तो आप लोग फिर इसका उत्तर भी दे सकते हो, जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये देखो अथवा करके भी दिया गया है, अथवा करके दिया गया है। आप लोगों को 2 में से 1 का उत्तर आप लोगों को लिखना होगा, है ना। अथवा करके देखो दिया है कि हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना साहस, आयोजन परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर बचा ना रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है ना। इसको पढ़ने के बाद फिर हमसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि इस प्रकार हैं कि उपयुक्त अवतरण का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और उपयुक्त गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। चलो इतना करने के बाद फिर हम और आगे बात करते हैं। अब देखो फिर हम और आगे बात करते हैं जो कि इस तरीके से आगे बात करेंगे। और सबसे पहले देखो फिर आप लोगों से पूछा जाएगा, अब यहाँ से देखो नंबर 2 स्टार्ट होता है जो कि आप लोगों से पूछा जाएगा। अब यहाँ से देखो बात करते हैं। फिर हमसे देखो पूछा जाएगा कि निम्न पदांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पेपर में 6 नंबर का आएगा, है ना। तो पेपर में 6 नंबर का आएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगुगिरी लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंधो तीह पाई। इसका नाम देखो पढ़ना है। इतना पढ़ने के बाद फिर आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। फिर देखो 3 प्रश्न पूछे जाएंगे इस पद्यांश पर आधारित। हमसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखो। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करो। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि बार बार बंधो तीन पाई में कौन सा अलंकार है ना। तो इतना सब कुछ पढ़ने के बाद, है ना, आप देखो अगर आप लोगों को इसका आंसर अगर आप लोगों को इसका आंसर नहीं पता है तो आप लोग इसका भी आंसर लिख सकते हो। देखो यहाँ पर देखो क्या करा है, अथवा करके दिया है। अगर धीरे चलो वह तुम्हें छू लेगी, दौड़ो तो छूट जाएगी नदी, अगर ले लो साथ वह चलती चली जाएगी कहीं भी, यहाँ तक कि कबाड़ी की दुकान तक हुई। तो इतना सब कुछ करने के बाद फिर आप लोगों से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि देखो इस प्रकार दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करो और प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि उपयुक्त पद्यांश में नदी किसका प्रतीक है ना। तो पूरा 6 नंबर का आपके पेपर में बनने वाला ये प्रश्न। चलो फिर इसके बाद हम और आगे बात करते हैं। अब फिर आगे यहाँ से आप लोगों से पेपर में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करो। पेपर में 5 नंबर का आएगा, है ना। तो पेपर में 5 नंबर का आएगा कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करो। कि नागरिकः बहुकालं यावत् अचिन्त्यत पर प्रहेलिकायाः
उत्तर दातुं समर्थः न अभवत्, अथ ग्रामीणम् अवदत् अहम् अस्याः प्रहेलिकायाः उत्तरं न जानामि। इदं श्रुत्वा ग्रामीणः अकथयत्, यदि भवान् उत्तरं न जानाति तर्हि ददातु 10 रूप्यकाणि। अथ म्लानमुखेन नागरिकेण शर्तेनुसारं 10 रूप्यकाणि दत्तानि, है ना। तो इसमें देखो संस्कृत के गद्यांश में देखो 2 प्रश्न आप लोगों को दिए जाएंगे। पहला देखो अथवा करके ये वाला दिया जाएगा, ये वाला, और फिर एक ये दिया जाएगा। 2 में से आप लोगों को एक का उत्तर लिखना है। अथवा करके दिया गया कि वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी एयं विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। अस्य घट्टानां वलयाकृति पंक्तिधवलायां चंद्रिकायां बहुराजते आगणिता पर्यटका सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नेत्रम अत्र आयान्ति अस्य घट्टानां च शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति, है ना। तो इसमें से आप लोगों को 2 में से जो एक प्रश्न अगर आप लोगों को आ रहा है तो आप लोग एक का संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करके चले आना। चलो फिर हम और आगे बात करते हैं। अब देखो यहाँ से बात करते हैं कि नंबर 4 के बारे में बात करेंगे कि दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करो। पेपर में 5 नंबर का आएगा। अब देखो यहाँ से कह रहा है कि हतवा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा व भोक्षसे महिम निरीसी निराशी निर्ममसो भूत्वा युद्धस्वज विरत ज्वरा। ये अगर आप लोगों को नहीं आता, अगर आप लोगों को इसका आंसर नहीं आता है तो आप लोग इसका भी आंसर लिख सकते हो। यहाँ पर देखो कह रहा है कि अपदो दूरगामी चा साक्षरो ना चा पंडिता अमुख स्फुटवक्ता ना चायो जना। देखो हमसे क्या कर रहा है कि अब यहाँ से इसको पहले हम स्क्रीन को ऊपर ले आते हैं। अब देखो यहाँ से पूछा जाएगा जिले बाई जिले के हिसाब से पूछा जाएगा, आप किस जिले से हैं तो उसी जिले से पूछा जाएगा। पेपर में 3 नंबर का खंड काव्य पूछा जाएगा, ठीक है। तो पेपर में 3 नंबर का खंड काव्य पूछा जाएगा। ये आप अपने आपके जो क्लास टीचर हों आप लोग उनसे जानकारी कर लेना कि मेरे पेपर में कौन सा खंड काव्य आएगा। तो आप लोग उसी में से इतने में से आप लोगों के पेपर में एक मिल जाएगा। नंबर का ऑप्शन दिया है कि मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर अंग्रेजी शासन के बर्बर अत्याचारों के विरोध में महात्मा गांधी द्वारा किए गए जन आंदोलन का वर्णन करो। फिर नंबर 2 कह रहा है कि मुक्तिदूत खंड काव्य के किसी एक सर्ग का सारांश लिखो, है ना। फिर खा ऑप्शन पढ़ते हैं। खा ऑप्शन कह रहा है हमसे कि ज्योति जवाहर खंड काव्य का कथानक अपने संक्षेप में लिखिए। फिर हमसे कह रहा है नंबर 2 ऑप्शन दिया है कि ज्योति जवाहर खंड काव्य में कवि ने सम्राट अशोक के किन किन गुणों का वर्णन किया है। चलो फिर और आगे बात करते हैं। अब यहाँ से बात करेंगे कि मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के द्वितीय सर्ग दौलत की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। फिर देखो अगला है कि मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। अब देखो नंबर गा नंबर था, अब घा नंबर के बारे में बात करेंगे। घा नंबर है ना, घा नंबर कह रहे हैं कि अग्र पूजा खंड काव्य के आयोजन सर्ग का कथानक सारांश अपने शब्दों में लिखिए। फिर नंबर 2 ऑप्शन कह रहा है कि अग्र पूजा खंड काव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। अब बड़ा नंबर कह रहा है कि जय सुभाष खंड काव्य में वर्णित आजाद हिंद सेना के गठन की घटना का वर्णन करो। और फिर इसके बाद नंबर 2 नंबर कह रहा है कि जय सुभाष खंड काव्य के नायक सुभाष चंद्र बोस के चरित्र की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। चलो इतना सब कुछ करने के बाद फिर हम और आगे बात करते हैं। यहाँ से देखो फिर हम और आगे ले चलते हैं इसको। अब यहाँ से बात करेंगे इतना। चलो सबसे पहले यहाँ से देखते हैं कि 4 नंबर को देखते हैं कि मातृभूमि के लिए खंड काव्य के द्वितीय सर्ग का संघर्ष सारांश लिखिए। फिर नंबर 2 ऑप्शन कह रहा है कि मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण कीजिए। अब 6 नंबर को पढ़ेंगे कि कर्ण खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग में वर्णित श्री कृष्ण और कर्ण के संवाद की कथा वस्तु संक्षेप लिखो। फिर नंबर 2 ऑप्शन कह रही है कि कर्ण खंड काव्य के नायक कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। जा नंबर कह रहा है कि कर्मवीर भरत खंड काव्य के आधार पर भरत का चरित्र चित्रण करो। अब नंबर 2 ऑप्शन कह रहा है कि कर्मवीर भरत खंड काव्य के किसी एक सर्ग का सारांश लिखिए। चलो इतना देखो सब कुछ याद करने के बाद फिर हम और आगे बात करते हैं। चलो कि जा नंबर देखो हमसे कह रहा है कि कर्मवीर भरत खंड काव्य के आधार पर भरत का चरित्र चित्रण कीजिए और कर्मवीर भरत खंड काव्य के किसी एक सर्ग का सारांश लिखिए। अब झा नंबर को पढ़ेंगे कि तुमुल खंड काव्य के आधार पर लक्ष्मण की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।
फिर नंबर 2 ऑप्शन क्या है, तुमुल खंड काव्य के किसी एक सर्ग की कथा वस्तु अपने संचय में लिखो। फिर इसके बाद हम बात करते हैं 6 का नंबर, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 के बारे में बात करते हैं कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना का उल्लेख करो, ठीक है। एक रचना बतानी है, जिसमें से देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रचनाओं में देखो आप लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय याद कर लो, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय याद कर लो और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। 3 जीवन परिचय आपके पेपर में आएंगे, तीनों के तीनों जीवन परिचय को याद करके चले जाना। आप देखो और आगे बात करते हैं, ख ऑप्शन को देखेंगे यहाँ से। यहाँ पर हमसे कवि का जीवन परिचय पूछा गया, तो कवि में से आप लोग क्या करो, 5 नंबर का आएगा कि रसखान, महादेवी वर्मा, सूरदास, तुलसीदास, इतने जीवन परिचय आएंगे, है ना। और प्रश्न नंबर 7 कह रहे हैं कि अपनी पाठ्य पुस्तक कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, पेपर में 2 नंबर का आएगा। चलो देखो फिर और आगे बात करते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा गया प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि वाद विवाद प्रतियोगिता प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले अपने चचेरे भाई को बधाई देते हुए एक पत्र लिखना है। अथवा करके फिर दिया गया कि अपनी गली मोहल्ले की नलियों के समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखना है, 4 नंबर का आएगा। अब प्रश्न नंबर 9 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर संस्कृत में दीजिए, पेपर में 2 नंबर का आएगा। पहला प्रश्न है कि वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति। दूसरा प्रश्न है कि चंद्रशेखर का आसीत। तीसरा प्रश्न है कि दुर्मुख का आसीत। चौथा प्रश्न है श्री केन वर्तते। तो ये पूरा का पूरा पेपर हल करके चले जाना, यही सब कुछ आएगा। अब फिर इसके बाद हम और आगे बात करते हैं। यहाँ से देखो आपके पेपर में फिर एक निबंध भी पूछा जाएगा, जो कि इस तरीके से पूछा जाएगा। सबसे पहले देखो बात करते हैं कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखो। सबसे पहले इसको पढ़ेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण कारण और निवारण, इसको तैयार करके जाना है। फिर दूसरा निबंध है जनसंख्या वृद्धि की समस्या और समाधान, इसको तैयार करके जाना है। तीसरा प्रश्न है कि वाराणसी अभिशाप वर्धन अभिशाप। चौथा निबंध है पुस्तकालय से लाभ और 5वां जो निबंध है वो है इंटरनेट। तो ये जो पूरा का पूरा पेपर आपका पूरा का पूरा मैंने सॉल्व करवा दिया है। पूरा का पूरा पेपर आप लोग तैयार करके चले जाना और 70 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे।